हेलो जय हिंद साथी, कैसे हैं आप सब लोग। हम सब लोग ईडीयू-टेरिया का 5000 प्लस क्वेश्चन वाला बुक कर रहे थे। इसमें बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है जो कि 50 क्वेश्चन का एक एक सेट आता है। हम सब लोग आज जो करेंगे 23 नंबर का सेट करेंगे। ये जो सेट हम सब लोग कर रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। जैसे हो गया एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, रेलवे हो गया, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस का भी रहता है। तो हम सब लोग इसको आज ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेट नंबर 23 का आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो रहस्यमयी झील जो है इसका ऑप्शन है रूपकुंड झील, डिडवाना झील, पुलिकट झील और नक्की झील। बताइए रहस्यमयी झील किसको कहा जाता है। तो रहस्यमयी झील इसका सही आंसर हो जाएगा रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। सूची 1 में खाद्य उत्पादन वृद्धि बताइए किससे मिलान होगा। तो खाद्य उत्पादन वृद्धि और बी नंबर में दूध उत्पादन, सी नंबर में मत्स्य पालन, डी नंबर में उर्वरक। इधर है हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति। तो देखिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि तो इसका हो जाएगा हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति आएगा और मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। इस तरह से हमारा देखिए ऑप्शन आ जाएगा 1, 3, 2, 4। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। तो आप सब लोग जानते हैं करनाल बंट रोग जो है ये गेहूं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गेहूं से करनाल बंट रोग होता है, गेहूं से। आगे है 4 नंबर में, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 5 नंबर में, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। भूमध्य सागर से किस अफ्रीकी देश की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन ए में है चाड, बी में है मोरक्को, सी में है ट्यूनीशिया, डी में है ए और बी दोनों। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चाड जो है, चाड ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चाड जो कि सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती अफ्रीकी देश का सीमा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है। तो डेविस जल संधि ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर जो है डेविस जल संधि संबंधित है। नेक्स्ट देख लीजिए 7 नंबर में है, मांग का नियम किस पर आधारित होता है। तो मांग का नियम जो है किस पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, बी नंबर में है विक्रेता की प्राथमिकता पर, सी नंबर में पूर्तिकार की प्राथमिकता पर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर निर्भर करता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। तो भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार ऑप्शन नंबर ए नोरोजी ने किया था, नोरोजी। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा 1991। ऑप्शन नंबर डी में 1991 में भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति प्रारंभ की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उसका प्रभाव जो है ना, प्रकाश का वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है। ऑप्शन ए में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी उसमें ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी चुंबकीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। 12 नंबर का क्वेश्चन है, जब कोई
को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी होती है, किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन के, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के, उस बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के। ऑप्शन नंबर डी है उस पर लगे बाहरी दाब के। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब कोई वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी जो आता है उस किसके कारण आता है? तो उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में क्वेश्चन है, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? चिनार वन्यजीव विहार जो है ये केरल में, इसको याद रखिए, डायरेक्ट इसको याद रखिए, चिनार वन्यजीव विहार केरल में है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। 15 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। देखिए, ग्रेनाइट, फॉस्फोराइट, फ्लोराइट और क्लोरोपाइट। बताइए इसमें से कौन है फास्फोरस का अयस्क नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है ये फास्फोरस का अयस्क नहीं है। 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजकता से। ऑप्शन नंबर ए संयोजकता से। 16 का हो जाएगा ए। इसमें देखिए फिर से इसको क्वेश्चन समझ लीजिए, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो इसको वैलेंसी से पता लगाया जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग होता है? ये देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो है आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। 18 नंबर का है, वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? बताइए। ये तो बहुत क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का है। 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। अब देखिए 19 नंबर, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? इसका ऑप्शन है कार्बन, बी में है जस्ता, सी में है तांबा, डी में है क्रोमियम। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रोमियम। 20 नंबर में कहता है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखता है? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखता है? ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम क्लोराइड, बी में है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सी में है कैल्शियम क्लोराइड और डी में है सोडियम सल्फेट। बताइए सोडियम क्लोराइड के उपस्थिति में कौन सी अशुद्धता नमी सोखता है? तो 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है सोडियम क्लोराइड में उपस्थित अशुद्धता है जो कि नमी सोखता है। 21 नंबर का है, एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? 21 नंबर का क्वेश्चन है, एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? तो एक घोल जो होता है द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है एक घोल। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रक्तचाप के लिए। रक्तचाप के लिए हाइपरटेंशन उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर, बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, मस्तिष्क में अल्जाइमर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया, अल्जाइमर मस्तिष्क में होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामिक केंद्र है? बताइए निगलने और उगलने का नियामिक केंद्र कौन है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। निगलने और उगलने का काम मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। 25 नंबर का है, जोड़े पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना। जोड़े पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण किसका है? ऑप्शन ए में है गठिया, ऑप्शन बी में है रिकेट्स, ऑप्शन सी में अस्थि मृदुता, ऑप्शन डी में है अस्थि सुविधता। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं गठिया। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गठिया।
26 नंबर में रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्रमण से संघर्ष करना। मतलब रक्त में श्वेत कणों का काम क्या है? ये जो है रोग से लड़ने का जिसमें क्षमता होता है रक्त में, श्वेत का है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है श्वेत रक्त। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो मालवेसी में देखिए जैसे कि ए हो गया कपास, बी हो गया सरसों, डी हो गया भिंडी, सी हो गया भिंडी, डी हो गया गुड़हल। बताइए इसका मालवेसी में कौन पौधा नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों जो है मालवेसी में नहीं आता है, सरसों मालवेसी में नहीं आता है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे, बहलोल लोदी थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बहलोल लोदी। अब देखिए सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 और सूची 2 से मिलान के लिए बोलता है। कितना नंबर का क्वेश्चन था? ये हो गया आपका 29 नंबर। 29 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका सूची 1 किधर चला गया? हाँ देखिए पेशवा को पुणे में, पेशवा पुणे, भोसले नागपुर, होलकर बड़ौदा और गायकवाड़ इंदौर। तो इस तरह से हम देख लिए पेशवा जो हो गया पूना, भोसले नागपुर, होलकर बड़ौदा, गायकवाड़ इंदौर। इसका देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए इसका 3 4 1 2। 29 का 3 4 1 2 इसका सही आंसर ए हो जाएगा। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? 30 नंबर में है मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। 31 नंबर में दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो बनवाया था ये हाजी बेगम ने बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाजी बेगम ने बनवाई थी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। 32 नंबर का क्वेश्चन कहता है विजयनगर राजाओं के ने निम्नलिखित में से किस देवताओं के नाम पर शासन किया? विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवताओं पर शासन किया? तो विजयनगर राजा ने विरूपाक्ष देवताओं के नाम पर शासन किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का विदेशी यात्रा डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? डायमेकस किसके दरबार में आया था बताइए? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस, सी नंबर। 34 नंबर का क्वेश्चन है गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? ऑप्शन ए में उज्जैन, ऑप्शन बी में लोथल, ऑप्शन सी में कलकत्ता, ऑप्शन डी में पटना। बताइए क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन था। 35 नंबर का ऑप्शन कहता है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? बताइए, ये तो इजी क्वेश्चन है। 35 नंबर का एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 36 नंबर में कहता है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? बताइए तो 36 का आंसर ये पुर्तगाल के साथ। ये इजी क्वेश्चन था, पुर्तगाल के साथ। 37 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय बताइए कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, डलहौजी, केनिंग। बताइए प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय था केनिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा केनिंग, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा केनिंग। 37 का हो गया डी। अब देखिए 38 का क्या कहता है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? फ्रांसीसी जो है दक्कन में शक्ति स्थापित करने से क्यों सफल रहे? ऑप्शन ए में पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, ऑप्शन बी में अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ऑप्शन सी में डुप्ले सक्षम सेनापति थे, ऑप्शन डी में भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे। बताइए फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, इसका 38 का सही नंबर 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों को फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेजों की जो फौज थी वो काफ़ी शक्तिशाली थी। अंग्रेजों की फौज काफ़ी शक्तिशाली थी जिसके कारण फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित नहीं कर सका। दक्कन में शक्ति स्थापित नहीं कर सका क्योंकि फ्रांसीसी काफ़ी अंग्रेज काफ़ी शक्तिशाली थे।
39 नंबर का क्वेश्चन कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लखनऊ में 1600। अब देखिए 40 नंबर में कहता है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समितियों में अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समितियों के अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी थे। यह ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर में कहता है मिलान कीजिए, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए नागरिकता, बताइए नागरिकता कितने भाग में है? और पंचायत, राजभाषा, सहकारी समिति। नागरिकता जो है भाग 2 में नागरिकता है, पंचायत है भाग 9 में। उसके बाद देखिए और राजभाषा, बताइए राजभाषा भाग 17 में है और सहकारी समिति भाग 9 के ख में है। सहकारी समिति भाग 9 के ख में। इस तरह से इसका 42 का आंसर हो जाएगा। 42 का आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 4 2 3। फिर से एक बार देख लेते हैं 1 4 2 3। इस तरह से नागरिकता भाग 2 में है, पंचायत भाग 9 में है, राजभाषा भाग 17 में है और सहकारी समिति भाग 9 के ख में है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश में बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। 43 नंबर बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो अनुच्छेद 18 हो जाएगा। 18 अनुच्छेद में कहा गया कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। अनुच्छेद ये क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि मौलिक अधिकार संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में है यह अधिकार नागरिकों को स्वयं प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन बी में इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। ऑप्शन सी में इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया है और डी नंबर में सभी सत्य। बताइए इसमें कौन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का सी नंबर। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया। ये बिल्कुल गलत है। 45 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए में है कारागार, ऑप्शन बी में स्थानीय शासन, ऑप्शन सी में लोक स्वास्थ्य, ऑप्शन डी में समाचार पत्र। बताइए इसमें राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाचार पत्र राज्य सूची के विषय में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, देख लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है? बताइए 46 का आंसर हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। डी नंबर में ए और बी। बताइए क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषाएं जो होगी वो क्या होगी? तो अंग्रेजी। 46 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। ये ए और बी दिया, ये कतई नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा अंग्रेजी है। आगे का देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का बी। 48 में कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? 48 का आंसर बताइए। ये जो है फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो ये जो है 48 का जो होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन कौन सा विभाग संभाला था? बताइए कौन कौन सा विभाग संभाला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? ऑप्शन ए में है कला, ऑप्शन बी में खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन सी में विदेश एवं राष्ट्रमंडल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए 49 का क्या हो जाएगा?
तो 49 का बी हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि के पद पर ग्रहण किए थे 1946 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर कहाँ देख लीजिए, सी में है। ऑप्शन नंबर सी 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तीव्रतम एवं सामाजिक विकास। अब कुछ देख लीजिए, संधि देख लेते हैं हम सब लोग। अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य होने वाली संधि देख लेते हैं। ये जितना भी संधि है अंग्रेजों एवं मराठाओं के बीच होने वाली संधि है। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बरगांव की संधि 1779, सलाबाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818। इसमें देखिए सूरत की संधि एक इम्पोर्टेंट हो गया, एक सालाबाई की संधि 1782, देखिए सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि भी एक याद रखिए, पुरंदर की संधि 1776, सलाबाई की संधि 1782, उसके बाद देवगांव की संधि 1803, उसके बाद ग्वालियर की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818। इसको याद रखिए। तो चलिए हम सब लोग आज का ये पूरा क्वेश्चन देख लिए, 50 क्वेश्चन का ये जो सेट था हम सब लोग आज देख लिए। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।